Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास में अब हम वीक 11 के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, वीक 10 में आपने देखा था कंसेप्ट जो कॉम्पोजिशन का और स्टैटिक मेंबर क्लास का कैसा होता है, उसको कैसे हम एक्सेस करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये हमने देखा था। अब आ जाता है वीक 11। वीक 11 के अंदर हम देखेंगे जो है गार्बेज कलेक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। फिर हम एक और कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वीक 11 के अंदर। ठीक है, जैसे हमने कॉम्पोजिशन का कंसेप्ट देखा था, थ्योरेटिकल क्या कंसेप्ट होता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करके देखा था। बिल्कुल ऐसे ही अब हम करेंगे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। ये भी उसी तरह से एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट है जिसे हम मॉडल करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर और उसे यूज करेंगे अपने जावा के कोड के अंदर। ठीक है, वीक 11 इनहेरिटेंस को स्टार्ट करने से पहले जो गार्बेज कलेक्शन का टॉपिक है उसमें कुछ चीज़ें अभी रह गई थी। हमने देखा था ये एम्प्लॉय की एक क्लास है और इसके ये अंदर गेट काउंट जो स्टैटिक मेंबर था काउंट उसको हमने यूज़ किया था। फिर हमने दो एम्प्लॉय क्रिएट किए थे E1 और E2 के नाम से। फिर हम उन एम्प्लॉयज़ के जो क्रिएशन के बाद काउंट की वैल्यू जो है वो अपडेट की थी, पहले E1 ऑब्जेक्ट के साथ, फिर E2 ऑब्जेक्ट के साथ, फिर एम्प्लॉय क्लास के नाम के साथ। ठीक है, लास्टली फिर हमने मैंने आपको एम्प्लॉय का फर्स्ट और लास्ट नेम शो किया था। ये लास्ट वीक की वीडियो में सारी बात डिस्कस हुई है। मैंने जो डिस्कस करना आपके साथ वो गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्शन क्या है? बेसिकली मेमोरी स्पेस जो कि हम क्रिएट करते हैं उसे फ्री करने का एक मेथड है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय क्लास के मैंने बनाए थे E1 और E2। ठीक है, ये एक E1 ऑब्जेक्ट है और दूसरा E2 ऑब्जेक्ट है। इसकी इक्वल लिखा है इज इक्वल टू नल। इसका क्या मतलब है? जो इन्होंने स्पेस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई की उसे फ्री करने का ये मेथड है। टू मेक फ्री memory space being used by employee class objects E1 and E2। अच्छा, ऐसा अगर हम करेंगे कब? ऐसा हम तब करेंगे जब E1 और E2 को फर्दर हमने यूज नहीं करना। ठीक है, इसे मैं मेमोरी डी एलोकेशन भी कह सकता हूँ। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं कह सकता हूँ मेमोरी डी एलोकेशन। हम मेमोरी डी एलोकेशन कब करेंगे? when certain objects are no more needed। ठीक है, जब सर्टेन ऑब्जेक्ट जो मजीद उनकी जरूरत नहीं रहेगी तब हम मेमोरी डी एलोकेशन कर सकते हैं। वो या मैं ये कहूंगा कि फर्दर उनको रेफरेंस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर इस केस यहाँ पर तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट ये दो किए हैं, फिर इनको यूज किया, अल्टीमेटली इनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो किया है, इनके जरिए काउंट वेरिएबल शो किया और फिर मैंने कहा कि इन दोनों को नल कर दो। यहाँ पर वैसे ही एंड मेन का फंक्शन एंड हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली जब मेन का फंक्शन एंड होगा उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल जब खत्म होगा तो ये मेमोरी वैसे भी हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब हमें खत्म होगा उसके बाद
आएगा। लेकिन एक सूरत हाल ये हो सकती थी कि E1 और E2 के यहाँ पर E1 और E2 जो फंक्शंस जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये जो E1 और E2 मैंने बनाए हैं, इस E1 और E2 के आगे जो मैंने एंड मेन और एंड क्लास की बजाय, इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पर नई कोई क्लास बनेगी, नए क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और वो सारा प्रोसीजर होगा। तो उस सारे प्रोसीजर के अंदर हो सकता है E1 और E2 जो है वो यूज ही ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी गार्बेज की को जो मेमोरी डी एलोकेशन है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अब फर्दर आगे जरूरत नहीं है उनकी, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके नल, उनके नाम के इक्वालिटी के ऑपरेटर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल E1, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है E1 और फिर इज इक्वल टू नल कर, यानी E1 जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है वो डी एलोकेट कर। तो इसका मतलब ये है कि मैं E1 को जितने भी मेमोरी डी एलोकेट होगी तो इसको जो भी वैल्यूज मिली थी वो भी सब खत्म हो जाएंगी, जो इसको एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज मिली थी, क्योंकि वो सारी स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाएगी। बाकी कौन उसको रिक्लेम कर लेगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन बेसिकली क्या, अच्छा यही काम अगर हम सी लैंग्वेज में करें तो वहां पर डी के डिलीट के कीवर्ड के जरिए किया जाता है। इसके बैक एंड पर भी वो डिलीट कीवर्ड ही चल रहा होता है, लेकिन वो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली यूज नहीं करना पड़ता क्योंकि हम हायर लेवल में। ठीक है, डिलीट लिख के यूजली हम पॉइंटर का नाम लिखते हैं और आगे ये इसका एग्जैक्ट सिंटैक्स देख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टेड हो। तो इस तरह से हम करते हैं, डिलीट के कीवर्ड के जरिए हम उस पॉइंटर का ना, बेसिकली ये पॉइंटर्स के जरिए ये चीज जो है वो मैनेज होती है, क्योंकि हम जावा में पॉइंटर्स की जरूरत नहीं पड़ते, वो लोअर लेवल पे सी लैंग्वेज में मैनेज हो रहे हैं, तो हमें डिलीट का कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ता, उसकी बजाय हम नल का कीवर्ड यूज करते हैं। When main has finished using the two employee objects, the reference E1 and E2 are set to null। ठीक है, जब मेन ने फर्दर अब E1 और E2 को यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो ये हो रहा है कि मेन फंक्शन खत्म हो रहा है E1 और E2 के बाद, लेकिन ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि E1 और E2 के बाद हम इन ऑब्जेक्ट्स को आगे ना यूज करें और किसी और क्लास के, कस्टमर की क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए उन्हें यूज करें, तो E1 और E2 के आगे यूज ही ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, रैम को डी एलोकेट करने के लिए इनको नल के इक्वल कर देते हैं। इनसे तो ये, क्योंकि आगे इन्होंने एज ए गार्बेज रहना था E1 और E2 अगर रहते भी रैम में, तो इस प्रोसेस को हम गार्बेज कलेक्शन कह रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अब हमें फर्दर जरूरत नहीं है वो, और अब हमारे लिए गार्बेज बन चुके हैं, तो उन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं। बिल्कुल वही काम यहाँ करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेंगे कि इनको डी एलोकेट कर लें। ऑपरेटिंग यहाँ पर तो जावा का ये जो रन टाइम इन्वायरमेंट है खुद करेगी, लेकिन जब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का अनलोड होगा मेमोरी से, तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको क्लेम कर लेगा। एट दिस पॉइंट रेफरेंस E1 एंड E2 no longer to the objects they were instantiated। ठीक है, ये E1 और E2 को जब इक्वल टू नल कर देंगे, तो जो ऑब्जेक्ट्स हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, जो उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज दे चुके हैं, वो सब अब E1 और E2 अब उस चीज को रेफर नहीं कर रहे। आप ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स अब खत्म हो चुके हैं। The objects become eligible for garbage collection। तो ये ऑब्जेक्ट्स ये अब हमारे लिए काम के किसी के नहीं रहे, ये गार्बेज बन चुके हैं। ठीक है, इन्हें हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर नो मोर रेफरेंस टू देम इन प्रोग्राम, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम में उनका कोई फर्दर रेफरेंस नहीं रहा, अब उन्हें फर्दर यूज नहीं करना। इवेंचुअली गार्बेज कलेक्शन माइट रिक्लेम द मेमोरी फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स। अल्टीमेटली गार्बेज कलेक्टर जो है, ये जब हम इक्वल टू नल करेंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स की ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की है उसे हम रिक्लेम करते हैं। ठीक है, जैसे किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा हो जाए तो वो उसको अगर वापस ले ले तो हम कहेंगे रिक्लेम्ड आवर टेरिटरी। तो इसी तरह ये जो रैम है जो उसकी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है वो भी हम रिक्लेम कर रहे हैं। कौन रिक्लेम कर रहा है? या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट खुद कर रहा है या अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेमोरी एलोकेट होगी और द ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिक्लेम मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जब तक जावा का प्रोग्राम रन हो रहा है तो जावा खुद से अपने किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी डी एलोकेट करता है, और जब जावा का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, वो मेमोरी से अनलोड होगा,
तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अनलोड कर रहा है। JVM does not guarantee when or even whether the garbage collector will execute। अच्छा, जावा जो है वो हायर लेवल लैंग्वेज है सी की निस्बत। ठीक है, जावा के अगर आप देखें तो जावा हायर लेवल लैंग्वेज है और सी जो है वो लोअर लेवल लैंग्वेज है जावा की निस्बत। ठीक है, अब जावा मैंने आपको बताया कि अब सी में ये डिलीट पॉइंटर करके इस तरह से करते हैं, डिलीट लिख के फिर उस पॉइंटर का नाम देखते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू नल करके कर रहे हैं। ठीक है, जैसे E1 इक्वल टू नल कर लिया। अब हायर लेवल लैंग्वेज में जब हम करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो लोअर लेवल लैंग्वेज में हमारे पास फुल कंट्रोल फिर नहीं रहता, तो उसकी वजह से मुमकिन है कि बाज़ सूरतों में वो डी एलोकेशन प्रॉपरली ना हो सके, हायर लेवल लैंग्वेज से लोअर लेवल में उस चीज़ के ट्रांसलेट होते हैं, तो इसलिए गारंटी नहीं है। ठीक है, when it possible when it does it's possible that no objects or only a subset of eligible objects will be collected। ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट्स हम डीएलोकेट कराना चाह रहे हैं जिसमें से मेमोरी, उन सब में से मेमोरी डीएलोकेट ना हो बल्कि कुछ से हो और कुछ से ना हो। ठीक है, तो ये जो गार्बेज कलेक्शन है ये सिर्फ आपकी नो हाउ के लिए मैंने आपको बताया। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसा। अभी जो हम कोडिंग कर रहे हैं इसमें इस तरह की गार्बेज कलेक्शन इतना सीरियस हो जाए कि वो हमारे लिए मसला बने, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम जाएंगे, अगर हम बहुत बड़ी एप्लीकेशन लिखें जिसमें लेट्स से एक सेलुलर कंपनी, उसके सारे कस्टमर्स का डाटा हम मैनेज कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। ठीक है, और उस सूरत हाल में हो सकता है कोई ऐसी सिनेरियो बन जाए कि क्योंकि हमें हो सकता है कोई ऐसा ऑपरेशन करना पड़े जो लाखों एंट्रीज, लाखों कस्टमर जिससे इफेक्ट हो, उस सूरत में गार्बेज कलेक्शन का चांस होता है। तो वहां पर तो ये मसला हो सकता है। हमारे पास फिलहाल गार्बेज कलेक्शन नहीं होगा, तो ये एक सिर्फ फिलहाल ये आपके लिए सिर्फ नो हाफ है। वहां तक अब आ जाता है इनहेरिटेंस, जो आज का असल टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर रीयूज in which a new class is created by absorbing an existing class members and embellishing them or with new or modified capabilities। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर रीयूज की एक किस्म, इट इज ए फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर रीयूज। इनहेरिटेंस क्या है? सॉफ्टवेयर रीयूज का की एक सूरत है। ठीक है, जैसे हम फंक्शन बनाते थे प्रोसीजरल लैंग्वेज में और उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर रीयूज की एक सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्लास एक टेम्पलेट के तौर पे बनाई है, फिर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स से एम्प्लॉय की क्लास अभी हमने पिछले वीक पढ़ी है, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं E1, वो भी उसी टेम्पलेट को यूज करता है। फिर उसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं E2, वो भी क्लास के उसी टेम्पलेट को यूज करता है। फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीम 3, वो भी क्लास एम्प्लॉय के उसी टेम्पलेट को यूज करता है। तो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर रीयूज है। इसी को फर्दर यूज करना है तो क्या करेंगे? इन विच ए न्यू क्लास इज क्रिएटिंग बाय एब्जॉर्बिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास मेंबर्स। हमने एक नई क्लास क्रिएट करनी है एग्जिस्टिंग क्लास के मेंबर्स को यूज करते हुए, और उसमें फर्दर उस नई क्लास जो है उसके अपने भी उसमें फीचर्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें। अभी थ्योरेटिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर इसकी देखेंगे कोई रियल एग्जांपल। लेट्स से क्लास है मेरे पास ए, क्लास का नाम है ए। ठीक है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं
लेट्स से x एक इसका एट्रीब्यूट है और एक y इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, मेरे पास चूंकि क्लास है a और इसके एट्रीब्यूट्स हैं x और y। ठीक है, और इसका एक फंक्शन है f1, इसका एक फंक्शन है। ठीक है, मैं बिल्कुल रॉ कंसेप्ट अभी आपको दे रहा हूँ, इसकी बाद में कोई प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, फंक्शन f1 इसका एक मेंबर फंक्शन। ठीक हो गया। अब मैं इस एग्जिस्टिंग क्लास से, ये जो है ये एक एग्जिस्टिंग क्लास है। ठीक हो गया। अब इस एग्जिस्टिंग क्लास पे बेस मैं एक नई क्लास बनाऊंगा। एग्जिस्टिंग क्लास ए है, तो नई क्लास में जो बनाऊंगा वो होगी बी। क्लास का नाम है बी। अच्छा जी, इस क्लास के अंदर जो है ऊपर ए क्लास, ये बी क्लास में एट्रीब्यूट्स में डालूंगा एक्स वाई एट्रीब्यूट्स थे, इसमें मैं एक नया एट्रीब्यूट डालता हूँ जेड के नाम से। ये जेड के नाम से मैंने इसमें एक एट्रीब्यूट डाल दिया एक। अच्छा, और इसमें फंक्शन जो है वो इसके अपना फंक्शन भी है f2। अब मैं ये कह रहा हूँ कि b इनहेरिट्स a, b इनहेरिट्स a। b क्लास जो है वो a को इनहेरिट कर रही है। इसका क्या मतलब है, और इनहेरिटेंस की डेफिनेशन जरा दोबारा देखते हैं। It is a form of software in which a new class created by absorbing an existing class members and ensembling with new or modified capabilities। ठीक है, अब इसमें B जब मैं कह रहा हूँ कि वो A को इनहेरिट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये बात आपने गौर करनी है। B has, इसका मतलब ये है कि B has all attributes and methods of A class। बी क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें ए क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स भी यूज होंगे, सारे फंक्शन भी यूज होंगे, प्लस बी हैज इट्स ओन एडिशनल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, बी जो है, बी जब मैं कह रहा हूं कि मेरी स्टेटमेंट क्या है कि बी इनहेरिट्स है, जो मैंने इस तरफ लिखी है, बी इनहेरिट्स ए। बी जो है उसने ए को इनहेरिट किया, और इन दोनों क्लासेस ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनहेरिटेंस। मैं ये कह रहा हूँ बी हैज ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ ए। ठीक है, और प्लस बी हैज इट्स एडिशनल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एक्चुअली अगर मैं देखूं तो बी क्लास जो है, जब मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा b1, लेट से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं b1 के नाम से। b1 एक ऑब्जेक्ट है क्लास b का। ठीक है, ये मैं क्लास नहीं बना रहा, एक नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं क्लास b का। b1 जो है वो क्लास b का एक ऑब्जेक्ट है। अब b1 जो है वो क्लास b का एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि इसके अंदर b की सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी, लेकिन प्लस इसमें
ए के भी सारे एट्रीब्यूट। अगर मैं इसका कहूँगा बी क्लास जो बी वन ऑब्जेक्ट बना है, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे एक्स, वाई और जेड, तीनों इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, क्लास जो B1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो क्लास B का, क्लास A का ऑब्जेक्ट वो मैंने आपको नहीं बताया कि वो है, लेकिन चूंकि क्लास B जो है वो A से इनहेरिटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि X और B, इसका जो ऑब्जेक्ट कल बना क्लास B का, इसमें A के एट्रीब्यूट्स भी होंगे, प्लस इसमें B जो जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, वो भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे। अच्छा, B1 के अंदर फंक्शंस कौन कौन से होंगे? अब ये चूंकि क्लास B2 का फंक्शन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो F2 इसके अंदर होगा, लेकिन इसके अंदर F1 जो फंक्शन है क्लास A से है वो भी इसमें होंगे। तो कुछ तो B1 जो क्लास है वो क्लास A के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को भी यूज कर रही है, और एडिशनली उसके अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं। तो जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ना सिर्फ क्लास B यानी क्लास B के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर Z है, और क्लास B के जो फंक्शन F2, ना सिर्फ वो इस ऑब्जेक्ट वो ये ऑब्जेक्ट उनको यूज करेगा, बल्कि ये क्लास A के जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल एग्जांपल हो गई इनहेरिटेंस की। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है टाइम सेविंग्स, कि हम पहले क्लास बी के लिए, अगर मैं मुकम्मल तौर पे क्लास बी जो है उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज फंडामेंटली मौजूद हैं जो कि क्लास ए में है, तो मुझे दोबारा से वो सारी चीज़ें क्लास बी में डिक्लेयर और डिफाइन नहीं करनी पड़ी, बल्कि वो क्लास ए वाली ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। दिस आल्सो इंक्रीजेज लाइकलीहुड दैट सिस्टम विल बी मेंटेन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ठीक है, इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हमें एक्यूरेट, उस पर हम प्रॉपर चेक्स लगा सकेंगे। पहले हमने क्लास ए को प्रॉपरली टेस्टेड किया होगा, उसके बाद उसकी चूंकि क्लास ए प्रॉपरली टेस्टेड हो चुकी होगी, उसको डीबग हम कर चुके होंगे, फिर उसे हम उसके फीचर्स क्लास बी में आ रहे हैं, तो वो हमने एक मैकेनिज्म बना लिया कि इसकी ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पूरे ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से ये ठीक है या नहीं। और जो भी चेंजेस होंगे वो हमें देख लेंगे, क्लास ए की चेंज है तो उसमें कर देंगे, तो जितनी क्लासेस उससे आगे बनेगी, सब क्लासेस जो जो उसको इनहेरिट करेंगे उन सब में वो चेंज आ जाएगा। या एक क्लास ए है और उसकी मल्टीपल सब क्लासेस हैं बी सी डी ई, और आपने किसी एक जगह जाके चेंज करना है, तो वो फिर सिर्फ उस एक क्लास में करेंगे, उसको पूरे ओवरऑल जो हमारा सिनेरियो होगा उसे हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, उसको डिप्लॉय करना सॉफ्टवेयर को, और फिर उसे मेंटेन करना, यानी उसमें से एरर को रिमूव करना, वो बहुत आसान होगा। अच्छा, इसके लिए दो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। सुपर क्लास कौन सी क्लास है? जो कि हमारी एग्जांपल में लेट से ए क्लास है, जिसके एट्रीब्यूट्स को एक दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही है, इसे हम सुपर क्लास कहते हैं। और सब क्लास कौन सी क्लास है? जो किसी दूसरी क्लास की चाइल्ड क्लास है, जो किसी दूसरे क्लास को के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहे हैं। जिसके एट्रीब्यूट्स है इनहेरिट हो रहे हैं वो सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है, और जो क्लास कर रही है उन एट्रीब्यूट्स के इनहेरिट वो सब क्लास या चाइल्ड क्लास है। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ए को कह सकता हूँ ये पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है, इसे मैं सुपर क्लास कहूंगा या पेरेंट क्लास कहूंगा, और बी को क्या कहूंगा? सब क्लास कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये ए को इनहेरिट कर रही है, या फिर इसे मैं चाइल्ड क्लास कहूंगा। ठीक है, व्हेन क्रिएटिंग ए क्लास रादर देन डिक्लेयरिंग कंप्लीटली न्यू मेंबर्स, यू कैन डेजिग्नेट द न्यू क्लास शुड इनहेरिट द मेंबर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस का फायदा क्या? नई क्लास बनाने के बजाय एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास के फंक्शनैलिटी को, उसके फीचर्स को हम यूज कर रहे हैं, तो कोड रीयूज हो रहा है। द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड द सुपर क्लास। जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसे मैं कहूंगा पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। द न्यू क्लास इज कॉल्ड एज सब क्लास। नई क्लास जो मैंने जो चाइल्ड क्लास है उसे सब क्लास भी कह सकता हूँ। अच्छा, इसमें फिर एक नई बात आ गई, एडिशन ऑफ कैपेबिलिटीज टू सब क्लास। मैं सब क्लास में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये सिनेरियो जो आपके सामने बनाया है, इसमें बी क्लास जो है वो ए क्लास के एट्रीब्यूट्स एक्स और वाई के अलावा अपना एक एट्रीब्यूट जेड भी रखती है। इसमें बी क्लास ए वन के फंक्शन एफ के वन के अलावा अपना एक फंक्शन F2 भी रखती है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ए की कैपेबिलिटीज में तो जो थी वो वो तो मौजूद ही थी बी क्लास में, प्लस बी क्लास की अपनी एडिशनल कैपेबिलिटीज भी आ गई हैं। तो इनहेरिटेंस जो है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को किसी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करके उसको फर्दर एनहांस करने का एक मेथड है। Therefore a subclass is more specific than its superclass। ठीक है, सब क्लास जो है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है सुपर क्लास की निस्बत एंड रिप्रेजेंट ए मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी जो सब क्लास है वो सुपर क्लास की निस्बत स्पेसिफिक होगी और वो एक क्या कहते हैं उसे, स्पेशलाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब लेट्स से इसके एग्जांपल मैं देता हूँ आपको व्हीकल। एक क्लास है व्हीकल, ठीक है, ये मेरे पास क्लास है व्हीकल। इसकी सब क्लासेस क्या क्या हो सकती हैं, इसकी मल्टीपल सब क्लासेस पॉसिबल हैं। क्या क्या व्हीकल क्लास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कार एक सब क्लास हो सकती है, ट्रक एक सब क्लास हो सकती है और एरोप्लेन एक सब क्लास हो सकती है। अब हर कार के अंदर जो है व्हीकल क्लास की जेनेरिक एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन उसके कुछ अपने भी एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, हर व्हीकल जो है उसके अंदर लेट से उसका एक मॉडल होगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होगा लेट से, और उसकी एक प्राइस होगी। ये हर व्हीकल के अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो एरोप्लेन जो है उसकी जो है उसकी हाइट ऑफ फ्लाइट जो है वो कितनी होगी, वो कितने अबव सी लेवल कितनी हाइट पे फ्लाई करता है, ये एट्रीब्यूट सिर्फ एरोप्लेन में होगा, ये कार या ट्रक में नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसका मतलब है एरोप्लेन जो है व्हीकल्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप है, व्हीकल्स एक जनरलाइज्ड ग्रुप है और कार ट्रक और एरोप्लेन उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, का, कार की जो है माइलेज का जो एट्रीब्यूट है वो उस तरह से एरोप्लेन में उस तरह से नहीं होगा। ठीक हो गया, सीटिंग कैपेसिटी वो हर व्हीकल में होगी, जो है विंग्स जो है वो एरोप्लेन में होंगे लेकिन कार और ट्रक में नहीं होंगे। तो एक जनरलाइज्ड ग्रुप व्हीकल क्लास से रिप्रेजेंट हो गया और कार ट्रक और एरोप्लेन उसके स्पेशलाइज्ड सब ग्रुप्स आ गए। तो बेसिकली इस जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के केस को हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, देयरफॉर ए सब क्लास इज मोर स्पेसिफिक देन इट्स सुपर क्लास। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकला कि सब क्लास जैसे कि इसके केस में एरोप्लेन है, दैट इज मोर स्पेसिफिक देन इट्स सुपर क्लास, वो अपनी सुपर क्लास व्हीकल से ज्यादा स्पेसिफिक है, उसमें कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो हर व्हीकल्स में नहीं होती। ठीक है, हर व्हीकल जो है वो हर every aeroplane is a vehicle but every vehicle is not a but every aeroplane is a vehicle but every vehicle is not a aeroplane। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एरोप्लेन के अंदर व्हीकल की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन हर व्हीकल ऐसी नहीं होगी कि वो एरोप्लेन कहलाई जा सके। ठीक है, तो एंड रिप्रेजेंट्स ए मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि एरोप्लेन जो है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। द सब क्लास एग्जिबिट्स द बिहेवियर ऑफ सब क्लास। ठीक है, जैसे सब क्लास जो है वो सुपर क्लास के बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। ठीक है, अब हर व्हीकल जो है वो उसे आप स्टार्ट करते हैं, उसका एक बिहेवियर है, उसे आप मूव करते हैं, ये एक बिहेवियर है, उसे स्टॉप करते हैं, ये एक बिहेवियर है।
ठीक है। तो इसी तरह एरोप्लेन भी स्टार्ट स्टॉप एंड मूव होगा, लेकिन इसमें आप इसकी एल्टीट्यूड चेंज करें, जितनी हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है वो चेंज करें, विंग्स को क्लोज करें। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको व्हीकल में नहीं मिलेंगी, हर व्हीकल में नहीं मिलेंगी। यदि कि व्हीकल क्लास की दूसरी ऑब्जेक्ट जो कार और ट्रक है उसके अंदर हम उसका अल्टीट्यूड या उसकी हाइट जो है वो चेंज नहीं करते, कितनी फ्लाइट में वो मूव कर रहा है, उसके विंग्स को क्लोज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जो ये जुमला क्या लिखा हुआ, दिस सब क्लास एग्जिबिट्स द बिहेवियर्स ऑफ इट्स सुपर क्लास। तो जो एरोप्लेन की क्लास है उसे वो स्टार्ट, एरोप्लेन का ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वो ज़ाहिर है मूव होगा, मतलब वो डिफरेंट तरीके से मूव होगा लेकिन मूव होगा, और उसे हम स्टॉप भी करेंगे, लैंड भी करेंगे। जो व्हीकल की इनहेरिट, हर व्हीकल की सब क्लास डिफरेंट तरीके से स्टार्ट स्टॉप एंड मूव होगी, लेकिन होगी जरूर। लेकिन इन सारी, ये तो जो व्हीकल क्लास के फंडामेंटल बिहेवियर्स हैं, फंडामेंटल मेथड्स हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, व्हीकल का स्टार्ट होना, उसका मूव होना, स्टॉप होना, वो एरोप्लेन की क्लास में हमें मिलेगा। तो उस बात को इस जुमले में इसने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस सब क्लास एग्जिबिट्स द बिहेवियर ऑफ इट्स सुपर क्लास। जो सब क्लास है वो अपनी सुपर क्लास के बिहेवियर को शो करता है, प्लस उसका अपना बिहेवियर भी होता है, वो शो कर रहा है। कैन आल्सो मॉडिफाई दोज बिहेवियर सो दैट दे कैन ऑपरेट अप्रोप्रिएटली फॉर द सब क्लास। ना ये सिर्फ ये कि सब क्लास सुपर क्लास के बिहेवियर को इनहेरिट करता है, बल्कि उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। कैसे? देखिए, मूव, यहाँ पर एक ये फंक्शन है मूव का, ये फंक्शन है मूव का। अब देखिए, कार मूव होगी, ट्रक भी मूव होगा, एरोप्लेन भी मूव होगा, लेकिन तीनों के मूव करने के इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। ठीक है। स्पेशली अगर हम कार और एरोप्लेन को देखें तो दोनों का मूव का फंक्शन बहुत डिफरेंट होगा। एरोप्लेन में फ्लाई करना है स्काई में, और कार में मूव करना है रोड पे, तो दोनों के मूव का फंक्शन डिफरेंट होगा। तो इस बात को इस जुमले क्या कह रहा है, कैन आल्सो मॉडिफाई दोज बिहेवियर सो दैट दे कैन ऑपरेट अप्रोप्रिएटली फॉर दिस सब क्लास। कि ये जो मूव का फंक्शन है इसको एरोप्लेन मॉडिफाई करेगा अपनी लोकल रिक्वायरमेंट, अपनी स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये बात इस जुमले में बताई गई है। इनहेरिटेंस समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज स्पेशलाइजेशन। इनहेरिटेंस को मैं स्पेशलाइजेशन भी कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ स्पेशलाइजेशन? क्योंकि ये किसी सुपर क्लास के सर्टन स्पेशलाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने, उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और अपने स्पेसिफिक बिहेवियर को शो करने के लिए यूज होती है। अच्छा, इसके बाद अगली टर्म आ जाती है क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की क्या है कि द डायरेक्ट सुपर क्लास इज सुपर क्लास फ्रॉम विच सब क्लास एक्सप्लिसिटली इनहेरिटेंस। द इनडायरेक्ट सुपर क्लास इज एनी क्लास अबव द डायरेक्ट सुपर क्लास। ये क्लास हायरार्की का सिनेरियो ये है कि मैंने आपको बताया कि एक व्हीकल क्लास है, उससे आगे एक ट्रक की क्लास है। ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि मैं आगे फर्दर जो है वो क्लासेस बना लूं। कार के आगे जो है हम दो और क्लासेस बना लें। एक लो हॉर्स पावर की क्लासेस का, इसके आगे जो है हम एक लो हॉर्स पावर की क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लास बना लें। ठीक है, 660 लेट से हॉर्स पावर की, और हाई हॉर्स पावर की व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग एक क्लास बना लें। तो अब इसमें देखें
कि लो हॉर्स पावर की जो क्लास है ये कार की क्लास को इनहेरिट कर रही है, और कार की क्लास जो है व्हीकल की क्लास को इनहेरिट कर रही है। अब इस जुमले की तरफ वापस आते हैं। द डायरेक्ट सुपर क्लास इज द सुपर क्लास फ्रॉम विच द सब क्लास एक्सप्लिसिटली इनहेरिट। अब डायरेक्ट सुपर क्लास वो क्लास कहलाएगी जिससे सब क्लास डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है। डायरेक्ट जो पेरेंट है उसको डायरेक्ट सुपर क्लास में कह रहा हूँ। अब यहाँ पर लो हॉर्स पावर की जो कार है उस ये इसकी सब इसकी जो कार क्लास भी इसकी पेरेंट क्लास है और व्हीकल भी इसकी पेरेंट क्लास है, लेकिन डायरेक्ट सुपर क्लास कौन सी है? कार है। ठीक है, और इस तरह कार की क्लास की जो डायरेक्ट सुपर क्लास है वो व्हीकल है। लो हॉर्स पावर जो मैंने ये क्लास बनाई हुई है इसको हम मैं ये नहीं कह सकता कि व्हीकल इसकी डायरेक्ट जो है वो सुपर क्लास है। डायरेक्ट पेरेंट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट पेरेंट है। तो इस तरह से एक हम हायरार्की के अंदर भी ये चीजें जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन जावा के अंदर इनहेरिटेंस कैसे कैसे रिप्रेजेंट होती है? इन जावा द क्लास हायरार्की बिगिंस विद क्लास ऑब्जेक्ट। जावा के अंदर इसकी जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है जावा डॉट लैंग्वेज, इसके अंदर एक क्लास मौजूद है ऑब्जेक्ट। तो हम जो भी क्लास बनाएंगे वो इस क्लास की सब क्लास होगी। विच एवरी क्लास इन जावा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सटेंड्स और इनहेरिट्स फ्रॉम। जो भी क्लास जावा में बनेगी वो क्लास ऑब्जेक्ट की सब क्लास होगी, फिर आगे फर्दर उस क्लास की अपनी सब क्लासेस हो सकती हैं। ठीक हो गया? तो ये बुक में सेक्शन 9.7 है, लिस्ट द मेथड ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स दैट आर इनहेरिटेड बाय ऑल अदर जावा क्लासेस। ठीक है, ये बुक का सेक्शन है। इसमें क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के वो फंक्शंस हैं जो कि हर क्लास जो हम जावा के इन्वायरमेंट में रन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो भी क्लास हम क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट की क्लास की सब क्लास होती है। और वो कौन कौन से फंक्शन उससे इनहेरिट करती है, मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि चाइल्ड क्लास के जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करते हैं। तो मैं जावा में जो भी क्लास मैं बनाऊंगा, प्रोग्रामर बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट क्लास के चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं जो कि ये जो क्लास जो कि आप ये कह लेंगे डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल होंगे चाइल्ड क्लासेस को। तो ये 11 मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड है क्लोन का, एक इक्वल का, एक फाइनल का। ठीक है, ये सारे वो मेथड्स हैं जो कि हर क्लास जो जावा में हम क्रिएट करेंगे वो उनको वो ऑब्जेक्ट क्लास के जरिए इनहेरिट करेगी हमारी बनाई हुई क्लास।